प्यारे बच्चों, दरअसल आज जो हम बात करने वाले हैं भैया, तो मानवाधिकार एक स्पेशल टॉपिक है। देखा जाए तो जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या बाकी सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से कुछ शानदार से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और अक्सर इस पर जो बहुत ज़्यादा मार्केट में सवाल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने कुछ सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार किए हैं जो आप लोगों को परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। शानदार से सवाल देखेंगे, टॉप 30 या 30 से प्लस आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से इन सवालों पर नजर डालते हैं। मेरे बच्चे, पहला सवाल है आपके सामने कि मानवाधिकार का जनक किसे कहा जाता है। अगर आपसे बात करें मानवाधिकार का जनक किसे बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है प्रोफेसर हेनकिन को मानवाधिकार का जनक कहा जाता है। हालांकि अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यहाँ पर जॉन लेके ने प्राकृतिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो आपके यहाँ पर पेश की थी। अब्राहम लिंकन की बात करूं बच्चे, तो उन्होंने जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वो दी थी। और यहाँ पर नेल्सन मंडेला का एक कथन है कि मानवाधिकारों से किसी को वंचित करना मतलब एक तरीके से उसके साथ क्या है, अपराध है, ऐसा कहा गया था इनके द्वारा। बात करेंगे बच्चे, जो वर्जीनिया घोषणा पत्र है ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो अगर मैं बात करूं वर्जीनिया घोषणा पत्र को किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप याद रखेंगे किसके भी है, जॉर्ज मिशन के द्वारा ये वर्जीनिया घोषणा पत्र आपका यहाँ पर लिखा जाता है। अगर मैं बात करूं तैयार करने को लेकर, तो मई 1776 में इसे तैयार किया गया था। कब भैया, आप इसे बोलेंगे मई 1776 में इसे तैयार किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये जो तीन नाम है ये ऐसे ही नहीं लिखे मैंने यहाँ पर, तो याद रखना इन तीनों ने क्या सहायक भूमिका निभाई थी ना। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, सहायक भूमिका, है ना। सहायक भूमिका में ये तीन लोग भी होते हैं, तो आपको ये भी जानकारी हो। लेकिन अगर बात करूं इसकी घोषणा कब की जाती है, इस वर्जीनिया घोषणा पत्र की आपसे पूछा जाए, तो 12 जून 1776 को इसकी घोषणा की जाती है ना। तैयार तो ये यहां पर कर दिया गया था, लेकिन इसकी जो घोषणा है वो की गई 12 जून को 1776 में ही इसकी घोषणा यहां पर की जाती है। वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। सवाल है कि मानवाधिकारों की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था। अगर मानवाधिकारों की जो मसौदा समिति है उसका अध्यक्ष अगर आपसे यहां पर पूछा जाए, तो आपको बताना भैया मानवाधिकारों की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था। सारे के सारे बच्चे एक बार जवाब देना। तो मेरे भाई यहां पर आपको पता होना चाहिए, एलेनोर रूजवेल्ट का नाम आपको यहां से पता होना चाहिए। किसका भैया, आप यहां पर याद रखेंगे मेरे बच्चे, कौन है, एलेनोर रूजवेल्ट। आपको यह भी पता होना चाहिए जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आपने नाम सुना है, जो यूएसए के क्या रहे भैया, प्रेसिडेंट रहे, तो उनकी पत्नी थी कौन, एलेनोर रूजवेल्ट को लेकर आपसे यहां पर पूछा जाए, ठीक है। लेकिन अगर इसी समिति का, इस मसौदा समिति का अगर आपसे पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन था, इसका अगर उपाध्यक्ष आपसे पूछा जाए, तो मेरे भाई याद रखेंगे पीसी चांग क्या थे, इसके उपाध्यक्ष थे। और ये इसी के जो अन्य सदस्य अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, इसके जो अन्य सदस्य अगर आपसे पूछा जाए, इसके अन्य सदस्य पूछा जाए, तो ये बाकी नाम भी भैया इसके अन्य सदस्य में आ जाते हैं ना। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ये आपके क्या होते हैं यहाँ पर अन्य सदस्य होते हैं, तो ये भी आपको जानकारी हो। अच्छा, एक बेसिक सा सवाल आपसे पूछता हूं कि मानवाधिकारों की मसौदा समिति में कुल सदस्य कितने थे, है ना। इस मसौदा समिति में आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कुल सदस्य आपसे पूछा जाए मेरे भाई, कुल सदस्य अगर आपसे पूछा जाए तो कितने भी 8 सदस्य होते हैं क्या दोस्त, कितने भी 8 सदस्य कह सकते हैं, है ना, इस मसौदा समिति में आपसे पूछा जाए। चलिए आगे बात करते हैं भैया, आगे बात करते हैं कि यूडीएचआर को मूल रूप से किस भाषा में अपनाया गया था। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, यूडीएचआर को मूल रूप से किस भाषा में अपनाया गया था, ये आपको बताना बच्चे। तो मूल रूप से जो अपनाया गया था वो फ्रेंच भाषा में अपनाया गया था। कौन सी भाषा में, फ्रेंच भाषा में अपनाया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, अगर इस यूडीएचआर की अगर आपसे पूछा जाए इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर आपसे यहां पर मैं बात करूं मेरे भाई, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर अगर आपसे पूछा जाए इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो आप याद रखना 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। कितनी भैया, 6 इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ये 6 कौन कौन सी है, तो इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, रशियन है, स्पेनिश है और अरेबिक है। ये टोटल 6 लैंग्वेज आपकी यहां पर हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी यूडीएचआर की अगर आपसे बात करें, इसे एडॉप्ट कब किया गया था। हाँ जी भैया, इससे एडॉप्ट कब किया गया, तो आपको पता हो बच्चे 10 दिसंबर 1948 की आपसे यहां पर हम बात कर रहे हैं। और आपको याद रखना चाहिए भैया, ये जो 10 दिसंबर है इसी दिन हम मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। क्या मनाते हैं मेरे भाई, मानवाधिकार दिवस यहां पर हम मनाते हैं इसी 10 दिसंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो। इसी तरीके से यूडीएचआर में टोटल आर्टिकल कितने हैं, अगर यहीं पर पूछा जाए इसमें कुल अनुच्छेद कितने हैं भैया, कुल अनुच्छेद अगर आपसे यहां पर पूछा जाए इसमें कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो आप याद रखना टोटल 30 आर्टिकल आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगला सवाल है दोस्त, सवाल क्या कहता है कि यूडीएचआर को किस वर्ष में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित दस्तावेज होने का जो गिनीज बुक रिकॉर्ड है वो कब मिला था।
मतलब यूडीएचआर को अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा भाषाओं में दुनिया का सर्वाधिक अनुवादित दस्तावेज जिसे कहा जाता है, याद रखना इसी को कहा जाता है दुनिया का सर्वाधिक अनुवादित दस्तावेज, है ना, सर्वाधिक अनुवादित दस्तावेज आप इसे कह सकते हैं ना, अनुवादित दस्तावेज आप इसे कह सकते हैं, है ना। तो अगर पूछा जाए कुल अनुवाद, अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कुल अनुवाद वर्तमान में आपसे पूछा जाए ना, वर्तमान में ना, प्रेजेंट में टोटल कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद आपका यहां पर हो चुका है वर्तमान में। क्योंकि ये जो गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया था ये तो बच्चे 2019 में बनाया था ना, कब बनाया था भैया, 2019 में। और 2019 में कितना, 298 भाषा में ना, 298 भाषा में इसका अनुवाद हुआ था। लेकिन ये 2019 के बाद से तो लगातार और भी अनुवाद हुए होंगे, तो 2025 तक आपसे पूछा जाए 577 भाषाओं में, कितना भैया, 577 भाषाओं में, याद रखेंगे भैया कितना, 577 भाषा में आपसे याद रखेंगे, भाषा में। और ये 2025 तक की मैं बात कर रहा हूं भैया, कब की, 2025 तक की मैं बात कर रहा हूं। इतनी भाषाओं में इसका अनुवाद आपके यहां पर हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं भैया। सवाल है मेरे बच्चे कि यूडीएचआर के अनुच्छेदों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इस यूडीएचआर के जो आर्टिकल हैं, है ना, इसे कितने भागों में, तो इसका मतलब यहां पर कहा जा रहा है बच्चे क्या है, इसे टोटल 4 भाग में। देखो कुल आर्टिकल आपसे पूछा जाए, अगर अनुच्छेद पूछा जाए, अगर कुल अनुच्छेद पूछा जाए कितने हैं भैया, कुल अनुच्छेद पूछा जाए तो 30 है। लेकिन 30 आर्टिकल को कितने पार्ट में बांटेंगे, तो इसे 4 पार्ट में आप यहां पर बांट सकते हैं। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। अब आप कहेंगे सर ये 4 पार्ट कौन कौन से, तो मूल सिद्धांत कहे जाते हैं 1 और 2 आर्टिकल। 3 से लेकर 21 तक की बात करें, नागरिक एवं आपका जो राजनीतिक अधिकार कहे जाते हैं, आर्टिकल नंबर 3 से 21 तक की बात करूं। यहीं पर पूछा जाए मेरे भाई आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार कहे जाते हैं, जो 22 से 27 तक के इसके आर्टिकल हैं। और जो चौथा पार्ट है उसे मानवाधिकारों का उपभोग कहा जाता है, 28 से 30 आर्टिकल की बात करूं तो इस तरीके से आपके सवाल का राइट आंसर यहां पर ये हो गया बच्चे। बात करेंगे यूडीएचआर के आर्टिकल 1 में पुरुष शब्द की जगह पर मानव शब्द रखने की वकालत किसने की थी। यहां पर अगर पूछा जाए भैया पुरुष शब्द की जगह पर जो है, अगर आपसे पूछा जाए जो मानव शब्द रखने की बात की थी वो किसने की थी, आपको ये पता होना चाहिए। और ये एक भारतीय है, सबसे बड़ी बात क्या है, इनका नाम है हंसा मेहता। क्या नाम भैया, हंसा मेहता। ओ माय गॉड, ये मेरा ऑप्शन, मेरा ही नाम रख दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी को क्या बोलते हैं भैया, तो आपको पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। भारत में जीएसटी का जनक कहा जाता है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इन्हें बोलते हैं भारत में जीएसटी का जनक, भारत में जीएसटी का जनक मेरे बच्चे आप इन्हें कह सकते हैं, है ना। अगर प्रोफेसर हेनकिन की बात करें तो इन्हें मानवाधिकार का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इन्हें आप बोलते हैं मानवाधिकार का जनक मेरे भाई, इन्हें कहा जाता है। तो ये भी आपको यहां से पता हो। और ये तो भाई मेरा नाम है, ठीक है। राइट आंसर ये है, सी आपके सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल क्या कहता है। दास्ता से मुक्ति का प्रावधान यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में। तो अगर मैं बात करूं दास्ता से मुक्ति की बात करें किस आर्टिकल में, भी आप लोग मुझे यहां पर बताएं क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर, ठीक है। तो आर्टिकल 8 न्यायिक उपचार का अधिकार है, आर्टिकल 10 की बात करेंगे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, आर्टिकल 7 की बात करेंगे बच्चे विधि के समक्षमता का अधिकार है। इसका मतलब आर्टिकल नंबर 4 आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाता है बच्चे, ठीक है। बात करेंगे सवालों में मजा आ रहा है तो एक बार क्लास को सभी साथी यहां पर लाइक जरूर करना दोस्त। मनमानी हिरासत से मुक्ति का प्रावधान यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में है। मतलब मनमानी हिरासत को लेकर बात करें तो वह किसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा की जा रही है, इस बात को बताइए बच्चे, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल 13 में आवाजाही का अधिकार है। आर्टिकल 12 की बात करेंगे तो आपका निजता का अधिकार और प्रतिष्ठा का अधिकार कह सकते हैं बच्चे। आर्टिकल 11 में कहा गया कि दोषी साबित होने तक आप क्या रहेंगे बच्चे, आप निर्दोष बने रहेंगे, ऐसा कहा गया है। तो आर्टिकल 9 आपके सवाल का राइट आंसर। अच्छा एक और बात, कई बार बच्चे गलती करते हैं कि ये यूडीएचआर के आर्टिकल है, मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के आर्टिकल्स हैं, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपके यहां पर नहीं है। कई बार बच्चे मिक्स कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलती मेरे भाई आप लोग यहां पर नहीं करेंगे। बात करेंगे विवाह एवं पारिवारिक सुरक्षा का अधिकार यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में है। तो अगर मैं बात करूं विवाह और पारिवारिक सुरक्षा के अधिकार को लेकर पूछा जाए तो मेरे बच्चे आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे बच्चे कौन से आर्टिकल में ये दिया हुआ है। जैसे आर्टिकल 17 की बात करूं तो निजी संपत्ति का अधिकार आपको यहां पर दिया बच्चे, ठीक है। आर्टिकल 14 की बात करूंगा तो यहां पर आपको शरण का अधिकार दिया गया बच्चे। और 15 में आपका राष्ट्रीयता का, नेशनलिटी का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब सवाल का राइट आंसर क्या हो गया, 16 आपके सवाल के यहां पर सही जवाब आपका यहां पर हो जाता है बच्चे, ये भी आप याद रखना। यूडीएचआर के अनुच्छेद 19 में किसका प्रावधान है।
अगर 19 में प्रावधान आपसे पूछा जाए तो आप लोग मुझे बताएंगे भी किसका प्रावधान है, सारे के सारे बच्चे बताना। सामाजिक सुरक्षा तो आपको आर्टिकल 22 में मिल जाएगा। शांतिपूर्वक सम्मेलन को पूछे तो आर्टिकल 20 में मिलेगा। निजी संपत्ति का ये आपको बच्चे किस में, ये आपको 22 में, ये आपको 20 में। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचे। निजी संपत्ति का अधिकार मिलेगा आर्टिकल 17 में। किस में भैया? 17 में। इसका मतलब 19 में क्या है, और अगर आपको सही से याद हो तो आर्टिकल 19 जो भारतीय संविधान का है वो भी यही बात करता है बच्चे, है ना, वो सेम है यहाँ पर इस मामले में देखा जाए तो। चलिए आगे बात करते हैं। काम का अधिकार यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में है? तो अगर आपसे पूछा जाए काम के अधिकार को लेकर पूछा जाए भैया काम का अधिकार किस आर्टिकल में, सारे के सारे बच्चे मुझे बताओ क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। ठीक है, अगर 26 में बात करें तो शिक्षा का अधिकार दिया हुआ क्या, यहां पर पर्याप्त जीवन स्तर की बात की गई है, पर्याप्त जीवन स्तर की बात की गई भैया, किसकी? जीवन स्तर की बात की गई। अब बचे 23 और 24, तो मेरे भाई आर्टिकल 24 में आपको आराम का अधिकार दिया बच्चे, किसका? आराम का अधिकार आपको यहां पर दिया, किसका भैया? आराम का अधिकार दिया गया। इसका मतलब काम का अधिकार किसमें? आर्टिकल 23 में आपको यहां पर काम का अधिकार दिया गया, ये भी आपको यहां से जानकारी होनी चाहिए। बात करेंगे बच्चे, है ना, केरल वाशा ने, है ना, समझे भैया, मानवाधिकार को स्ट्रासबर्ग में 3 पीढ़ियों में विभाजित किया है। तो पहली पीढ़ी के अधिकारों को क्या कहा जाता है? मेरे बच्चे आप लोग याद रखना, ये बहुत प्यारे सवाल हैं, आपका यूपीएसआई में भी, यूपी कांस्टेबल में भी, दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो जो आपका पहली पीढ़ी के अधिकार हैं इन्हें नीला अधिकार कहा जाता है ना, समझे भैया, क्या कहा जाता है? नीला अधिकार। आपसे पूछा जाए भैया पहली पीढ़ी के अधिकारों को लेकर आपसे यहां पर पूछा जाए, है ना, तो ये पहली पीढ़ी के अधिकार बच्चे नीले अधिकार कहलाते हैं, और इन्हें नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है। आप चाहो तो इन्हें बोल देते हैं क्या, इन्हीं को आपका नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है ना, नकारात्मक अधिकार भी इन्हें कहा जाता है मेरे भाई, नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है। अच्छा, आप चाहो तो मैं आपके लिए थ्योरी क्लास भी ला सकता हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में बाद में कि भाई आपको जो थ्योरी क्लास अगर इस पे चाहिए तो मैं थ्योरी क्लास का भी प्लान कर सकता हूं इस बारे में। पहले क्वेश्चन आपको यहां पर करा देता हूं, हर एक टॉपिक पर आपको इस तरीके के सवाल मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अगर जैसे लाल अधिकार बात करें तो दूसरी पीढ़ी के अधिकार हैं भैया, कौन सी? ये दूसरी पीढ़ी के अधिकार हैं, दूसरी पीढ़ी के, है ना, ये पहली के हो गए, और हरा अधिकार जो है ये तीसरी पीढ़ी के अधिकार को बोलते हैं ना, तीसरी पीढ़ी के अधिकार। तो याद रखेंगे, पहली पीढ़ी नीला अधिकार, दूसरी पीढ़ी लाल अधिकार, तीसरी पीढ़ी हरा अधिकार। इस तरीके से आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। अगर आपको 3 पीढ़ियों में डिवाइड किया, किस कलर से इसे आप यहां पर कहते हैं। हालांकि दूसरी पीढ़ी के अधिकारों को किसका? समानता का अधिकार भी कहा जाता है ना, इन्हीं को बोलते हैं क्या? इन्हीं को समानता का अधिकार भी कहा जाता है, इसे समानता का अधिकार कहा जाता है। और जो तीसरी पीढ़ी के अधिकार हैं इन्हें बच्चे एकजुटता, है ना, मानवाधिकार कहा जाता है ना, इन्हें एकजुटता, दोस्त याद रखना, एकजुटता मानवाधिकार कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा है कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में कितनी संधियां शामिल हैं। तो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स में अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई तो कितनी संधियां हैं जो आपकी यहां पर शामिल हैं बच्चे, तो आपको याद रखना इसमें 2 संधियां हैं और एक घोषणा पत्र आपको देखने को मिलेगा। आईसीसीपीआर सबसे पहली संधि आपसे, अच्छा ओह यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिए, यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं दिए बच्चे, चलो कोई बात नहीं, इसमें आपको मैं बताता हूँ, आप ऐसे मान कर लो 1 2 3 4, है ना, ऐसे लिख लो भैया, 1 2 3 4 आप यहाँ पर लिख लो। तो मेरे भाई यहाँ पर 2 संधियां आपकी यहाँ पर शामिल हैं, कितनी भी है? 2 संधियां आपकी शामिल हैं। अगर संधि पूछा जाए तो कौन सा? ICE, है ना, ICE SCR कैसे बच्चे, ICE SCR कहा जाता है, और ICCPR कैसे बच्चे, ICCPR। ये 2 संधियां हैं जो आपकी इसमें शामिल हैं भैया, और एक आपका यहाँ पर घोषणा पत्र जिसे UDHR आपका यहाँ पर कहा जाता है। चलिए बात करते हैं आगे कि OHCHR का जो मुख्यालय है वो कहां पर है। मतलब अगर मैं बात करूं UN ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स कहा जाता है इसे, और इसका हेडक्वार्टर बच्चे कहां पर? जेनेवा में मिलेगा। कहां पर भैया? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का विभाग आप इसे कह सकते हैं, कहां पर? जेनेवा में आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर है। अगर इसकी स्थापना को लेकर पूछा जाए तो 20 दिसंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको यहां से मेरे बच्चे पता होना चाहिए। ठीक है, सवाल बहुत प्यारा है मेरे भाई, सवाल बहुत प्यारा, ध्यान से सुनना। CERD ये नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों का अंत करने के लिए सम्मेलन पर, है ना, किस वर्ष हस्ताक्षर की गई थी? मतलब CERD जो सम्मेलन होता है इस पर बच्चे 1963 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, या 65 में किए गए थे, 69 में किए गए थे, कब किए गए थे आप मुझे बताइए। तो मेरे भाई आपको यहां से पता होना चाहिए कि 1965 में यहां पर हस्ताक्षर हुए थे। कब भैया? 1965 में इस पर ही हस्ताक्षर हुए थे, और लागू कब हुआ? तो 1969 में लागू हो जाते हैं ना, याद रखना मेरे भाई। एंड
1969 में लागू, आप ऐसा कह बच्चे, ये लागू होते हैं कब? 1969 में। हस्ताक्षर बच्चे आपको मैंने बता दिया, हस्ताक्षर की अगर बात पूछी जाए तो हस्ताक्षर आप कह सकते हैं 1965 में। हालांकि बच्चे अगर मैं बात करूं बच्चे, है ना, यहाँ पर कई सारे और भी सवाल हैं, है ना, कई सारे और भी सवाल इस तरीके के, इस पैटर्न के आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। आगे बात करता हूं मेरे भाई कि प्रताड़ना के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मतलब यूएन कैट पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? अब मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर कन्वेंशन अगेंस्ट टूरिज्म कह सकते हैं। कैट का यूएन तो पता ही है, तो इसे बोलेंगे कन्वेंशन अगेंस्ट, क्या बोलेंगे भी आप यहाँ पर, है ना, टॉर्चर, माफी चाहता हूँ, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर आप इसे कह सकते हैं ना, टॉर्चर आप इसे कह सकते हैं। तो अगर यूएन कैट को लेकर आपसे बात करूं मेरे भाई, इसे अगर आपसे बात की हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो 1985 में यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। और लागू करने को लेकर पूछा जाए भैया, लागू करने को लेकर बोले तो 1987 में इसे क्या किया गया था, है ना, इसे क्या किया गया था मेरे भाई, आपके यहाँ पर लागू किया गया था। ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चे। लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा भारत द्वारा और हस्ताक्षर कब किए गए, तो बच्चे 1997 में। जो तीसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पर ये दिया है, तो यहाँ पर ये भी याद रखना कि भारत द्वारा हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए ना, भारत द्वारा हस्ताक्षर मेरे बच्चे आपके यहाँ पर किए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं बच्चे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल क्या कहता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी मॉनिटरिंग कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? मेरे बच्चे अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, जो सीआरसी है, आपको पता होना चाहिए, बाल अधिकारों का एक सम्मेलन है ना, सीआरसी, जिस पर 1989 में हस्ताक्षर होते हैं और 1990 में वो लागू कर दिया गया था। हालांकि आपको पता है 1992 में इस पे भारत ने हस्ताक्षर किए थे। उसी के अंतर्गत बच्चे एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें टोटल मिला के 18 सदस्य होते हैं। कितने भैया? 18 सदस्य होते हैं। ये भी आप याद रखना। और बहुत सारी चीजें सीआरसी, है ना, या इसकी मॉनिटरिंग कमेटी, बहुत अच्छे सवाल बनेंगे। लेकिन इनका अगर कार्यकाल पूछा जाए भैया, इनका अगर कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल कितना होता है, तो आप यहां से बोलेंगे 4 वर्ष का इनका क्या होता है भैया, कार्यकाल होता है। कितना भैया? 4 वर्ष का मेरे बच्चे इनका कार्यकाल होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को किस नाम से जानते हैं? अगर मैं बात करूं दिव्यांगजनों के अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, उसे सीआरपीडी के नाम से जानते हैं मेरे भाई। किस नाम से? सीआरपीडी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको यहां से पता हो। मेरे बच्चे कुछ लोगों को ये सवाल हैं थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन मेरे भाई मेरा वादा है आपसे कि अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे तो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल में आपको समस्या जो है कम आएगी। इस बात को तय, या यूं कह सकते हैं आएगी ही नहीं। ठीक है, तो क्योंकि इस तरीके के सवाल जो है इस टॉपिक पर मार्केट में बहुत ज्यादा सवाल अवेलेबल नहीं है। ये सवाल भी मेरे द्वारा तैयार किए गए सवाल हैं, खुद से मैंने हैंड रिटन ये सवाल तैयार किए हैं। और इसके बाद भले ही हो सकता है मार्केट में सवाल आपको देखने को मिले, लेकिन ये बात तय है कि ये सवाल पूरी तरीके से हैंड रिटन खुद से तैयार किए गए सवाल हैं। एक भी इधर उधर आप पूरे मार्केट में अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब वो अलग बात है कि क्लास के बाद कुछ आपको देखने को मिल जाए। तो इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? हस्ताक्षर कब हुए थे? 2007 में बोलेंगे। हस्ताक्षर कब हुए मेरे भाई? 2007 में इस पर हस्ताक्षर किए गए। और अगर लागू करने को लेकर बात की जाए, अगर लागू करने को लेकर बात की जाए तो 2010 में। भैया कब? 2010 में आप इसे कह सकते हैं, 2010 में। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। हालांकि अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, जो आपका सीआरसी है ये बाल अधिकार से संबंधित है, जो आईसीएमडब्ल्यू है ये प्रवासी भारतीयों से संबंधित है ना, और सीपीईडी किससे संबंधित है आप मुझे बताना, है ना, ये जो बलपूर्वक जो लापता व्यक्ति हैं उनसे संबंधित ये संधि कह सकते हैं। चलिए बात करेंगे मेरे भाई कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा में 3 से 11 में किसका प्रावधान आपके यहां पर किया गया? तो मेरे भाई अगर मैं अधिनियम की जो धारा 3 से 11 है ना, यहां पर ये में शब्द आपके यहां पर गलत दिया गया है ना, समझे भैया, तो आप इसे ऐसा कह सकते, आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि धारा 3 से 11 में किसका प्रावधान दिया गया मेरे भाई? तो यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो एनएचआरसी के गठन की बात की गई। यहां पर किसकी भैया? एनएचआरसी के गठन की बात की गई है ना। हालांकि एनएचआरसी के कार्य और कर्तव्यों को लेकर अगर मैं बात करूं बच्चे, धारा 12 से लेकर 16 आपको यहां पर दी गई है। कौन सा भैया? 12 से लेकर 16 तक धारा आपको यहां पर दी गई है। और मानवाधिकार का जो न्यायालय है वो 30 से लेकर 31 तक में आपको यहां पर देखने को मिले। किसमें भैया? 30 से लेकर 31 तक में आप यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पड़े सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मेरे भाई अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, है ना, ये दरअसल पड़े शब्द यहां पर फिर से ये गलत हो गया है ना। टाइपिस्ट साहब हमारे थोड़े से आज महान हो रहे हैं ना, थोड़े से, है ना, तो आप यहां पर कह सकते हैं भैया पदेन सदस्य कह सकते मेरे भाई यहां पर, है ना, पदेन सदस्यों की संख्या आपसे यहां पर पूछिए, सारे बच्चे बताना। अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं भैया कैसे पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मतलब अगर मैं बात करूं मेरे भाई यहां पर एनएचआरसी को लेकर पूछा जाए, एनएचआरसी में आपसे पूछा जाए तो कितने सदस्य होते हैं, तो आप याद रखना 1 + 5 + 7 कह सकते हैं, मतलब टोटल मिला के 13 सदस्य आपको यहां पर देखने को मिलेंगे।
जिस 13 सदस्यों में पूछा जाए, एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 आपके यहाँ पर क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, है ना। 7 आपके यहाँ पर पदेन सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 7 पदेन सदस्य, टोटल मिला के हो गए 13 सदस्य। आप चाहो तो मुझे ये भी बता सकते हो इनका कार्यकाल कितना होता है, इस पे बात कर लेंगे बच्चे। एनएचआरसी के पूर्णकालिक सदस्यों में 5वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया। दरअसल ये सवाल क्यों पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनएचआरसी है, एनएचआरसी में पहले 1+4+ है ना, 1+4+4 इस तरीके से करके 9 सदस्य होते थे, ठीक है। और वर्तमान में फिर क्या कर दिए, 1+5+7 इस तरीके से करके 13 सदस्य। मतलब पहले 9 सदस्य होते थे, अब 13 हो गए। तो इस 4 की जगह पर ये 5वां सदस्य आपके यहां पर शामिल किया गया। पहले 4 होते थे और अब यहां पर बच्चे क्या है, आपके यहां पर हो गए 5। तो सवाल यहां से ये बना है कि जो 5वां सदस्य है ना, अब आपसे यहां पर सवाल पूछा है कि जो 5वां सदस्य आपके यहां पर शामिल किया गया, ये कौन सा सदस्य बढ़ाया गया। देखिए कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है कि इसमें महिला सदस्य को बढ़ाया गया मेरे भाई। किसे, तो यहां पर 5वें सदस्य के रूप में महिला सदस्य को क्या किया गया, आपके यहां पर शामिल किया गया। समझ गए दोस्त, बहुत बढ़िया भाई, इस तरीके से आप लोग जवाब देते रहना, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है बच्चे के एनएचआरसी के सदस्यों की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो मेरे भाई अगर एनएचआरसी में आपसे चर्चा करूं मेरे भाई, अगर एनएचआरसी की बात करूं तो इसके जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति क्या खुद से करते हैं, नहीं बच्चे, नियुक्ति समिति की सिफारिश पर करते हैं ना, नियुक्ति समिति की सिफारिश पर है ना, नियुक्ति समिति है ना की सिफारिश पर ये नियुक्ति करते हैं ना। तो अब आपको यहां पर इस बताना है कि इस नियुक्ति समिति में सदस्य कितने होते हैं। इस नियुक्ति समिति में अगर आपसे सदस्य पूछा जाए, इसमें सदस्य कितने होते हैं, सारे बच्चे बताइए भैया, क्या 6 सदस्य होते हैं कि इस नियुक्ति समिति में 6 सदस्य होते हैं। लेकिन इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है भैया, अध्यक्ष होता है मेरे भाई प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं एनएचआरसी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भैया, 3 वर्ष या 70 वर्ष कह सकते हैं। दरअसल पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष ये कार्यकाल हुआ करता था, अगर मैं बात करूं तो, है ना। लेकिन अभी वर्तमान में जो इनका कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष आप इसे कह सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मेरे भाई। राज्य मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। देखो राज्य मानवाधिकार पे जैसे बात करेंगे तो राज्यपाल आपके यहाँ पर नियुक्ति करेगा। कौन करेगा भैया, राज्यपाल नियुक्ति करेगा। और राज्यपाल भी नियुक्ति खुद से नहीं करेगा, आप ऐसे मान के चलिए। तो यहां पर आप क्या आप यहां पर कह सकते हैं कि 6 सदस्यों की एक नियुक्ति समिति आपकी यहां पर होगी। उस नियुक्ति समिति की सिफारिश पर ही इसका गठन आपके यहां पर किया जाता है। तो ये भी आपको यहां से मेरे भाई पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्त। सवाल है क्या, एसएचआरसी किस सूची से संबंधित मामले देखता है। अगर मैं एसएचआरसी को लेकर आपसे यहां पर बात करूं तो मेरे भाई किस सूची से संबंधित मामले है जो आपके यहां पर ये देखता है बच्चे, तो आप सबको पता होना चाहिए राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों को लेकर। वैसे भी आपको पता है कि जब आप 7th शेड्यूल पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ एक बातें आपको समझ में आती हैं। जैसे कि आपसे बात करें क्या क्या बातें हैं जो आपको यहां पर समझ में आती है मेरे भाई, क्या क्या बातें हैं जो आपको समझ में आती हैं, कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसएचआरसी को लेकर अगर आपसे यहां पर सवाल पूछा जाए मेरे भाई, एसएचआरसी को लेकर सवाल पूछा जाए कि ये बिल्कुल राज्य में ही जो मानवाधिकारों की जो संस्था है उसी को आप एसएचआरसी कहते हैं ना, उसी को आप क्या बोलते हैं भैया, एसएचआरसी कहते हैं। 7th शेड्यूल में आपको पता होगा संघ सूची पर केंद्र सरकार देखती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती पे दोनों देख सकते हैं। तो राज्य सूची पर तो देखते हैं और समवर्ती सूची पर भी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखेंगे कि राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है। राज्य में अगर मानवाधिकारों को लेकर आपसे पूछा जाए मेरे भाई तो आप मुझे बताएं किस कानून के तहत कह सकते हैं। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को लेकर आप यहां पर याद रखेंगे भैया, कौन सा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि आपको पता है भैया कौन सा है ना। इसकी बात कर रहा हूं क्या, सारे के सारे बच्चे बताओ मेरे भाई किसके बारे में बात कर रहा हूं, किसके बारे में, ये राज्य मानवाधिकार संरक्षण, ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, सबसे पहले इस बारे में आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में आपसे चर्चा की जा रही है। अब बच्चे देखो, अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, अब मैं 2 सवाल आपको यहां पर होमवर्क के रूप में दे देता हूं ना। सबसे पहले तो देखो आपको मैं 2 सवाल, क्योंकि खुद से भी तो आपको यहां पर कोशिश करनी पड़ेगी ना भाई। एक सवाल आपका यहां पर ये हो गया और मेरे बच्चे एक सवाल आपका यहां पर ये हो गया भैया, कौन सा, एक सवाल आपका यहां पर हो गया कि मानवाधिकार किसके पास है, सबके पास है, अपराधियों के पास है, किसके पास है, ये आपको यहां पर बताना है मेरे भाई, ठीक है। अब दोस्त अगर मैं बात करूं क्लास कैसी लगी, सारे बच्चे पहली बात तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चंस आपको मेरे कैसे लगे। छोटी क्लास थी, कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है। इसी तरीके से किस किस टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि आपका समय भी बचाया जा सके और अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जा सके। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि पूरी ईमानदारी से कि ये सारे के सारे क्वेश्चन खुद से तैयार किए और
बेहतरीन क्वेश्चन है। वो सवाल जो मार्केट में आपके पास अवेलेबल नहीं थे, मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसे और शानदार सवाल करा दूं ताकि एग्जाम में जब आपसे सवाल पूछे जाए तो आपको परेशानी ना हो, है ना। उस समय पर आपको याद आए कि हाँ भाई हरिंदर सर ने आपको ये सवाल कराए थे और आपके एग्जाम में डिट्टो वैसे सवाल फंस गए। पिछली बार भी मैंने ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये सारी क्लास कराई हुई थी, आपको याद हो तो आप सर्च कर लेना। तो वहां पर कुछ थ्योरी के फॉर्म में मैंने कराया था, लेकिन वो थोड़ा कम डेटा कराया था। इस बार मैं चाहता हूँ थोड़ा और ज्यादा आपको यहाँ पर करा दूं पिछली बार की तुलना में, ठीक है। तो बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। और आपकी पीडीएफ बच्चे आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, हरिंदर सर ऑफिशियल टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए टाटा बाय बाय।